नाउ माइसिटीज, बेसिडोमाइसिटिस, यू नो बेसिडस, बेसिडस का मतलब क्या होता है कि दैट इज बेसल स्ट्रक्चर। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनता है, सो इट इज बेसल स्ट्रक्चर यहाँ पर। और ये डिफरेंट इस तरीके से लेमेला, बहुत सारे लेमिनेशंस होते हैं जिनमें भी देयर आर जर्म सेल या गेमीट होते हैं, तो बेसिडोमाइसिटीज उनको कहा जाता है। बाकी तो ये कहीं ना कहीं इसमें भी हाइफे जैसा स्ट्रक्चर होगा, ये इस तरीके से है। तो ये बेसिडस है जिसके बारे में हमने आपको बताया। दीज आर मशरूम्स, इनका कॉमन नेम है मशरूम। ब्रैकेट फंगी भी कहा जा सकता है या पफ बॉल भी कहते हैं। दे ग्रो इन सॉइल, लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट। लिविंग प्लांट्स में भी आपने फंगस को उगते हुए देखा होगा। जो उसका बार्क है, जब वो मॉइस्ट हो जाता है, एक तरीके से वो स्लेरन काइमा है और उस पर डेड लेयर है, लेकिन उस पर भी जैसे कोई डेड लॉग पे उग रहा है तो डेड ऑर्गेनिक मैटर है, उसी तरीके से पेड़ की बार्क पे भी उग रहा है। तो इस दे आर फाउंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट की तरीके से भी ये उगते हैं। नाउ द माइसीलियम इज ब्रांच्ड, इनका जो माइसीलियम है वो कैसा होगा? ब्रांच्ड का क्या मतलब है कि हाँ, इसका मतलब है कि उनमें जो है वो सेप्टेट होगा। तो माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड इट इज सेप्टेट, सेप्टे पाया जाता है। एंड सेप्टेट कह रहा है, सेप्टेट होता है। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। अगर ये कहीं से टूट जाए तो ये पूरा बन जाएगा, दो अलग अलग भी बन सकते हैं। सो इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स आर नॉट फाउंड, यानी इनमें हैप्लॉइड सेल नहीं होता है, ये डाइप्लॉइडिक होते हैं। सो वेजिटेटिव, इनमें रिप्रोडक्शन कॉमन है। दैट इज डाइप्लॉइडिक सेल, बस उनका माइटोटिक डिवीजन होता जाता है। सो डाइप्लॉइडिक सेल इज कॉमन and reproduction takes place by mitosis. Place by mitosis. तो यही चीज है जिसको कि हम बेसिडस कहते हैं। सो बेसिडस में से अगर एक लेयर निकाल लो तो उसके अंदर न्यूक्लियस भी होगा, बेसिडस होगा। अब जरा देखिए कि फ्रेगमेंटेशन से भी होता है। द सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट बट प्लाज्मोगेमी इज बॉर्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल। लेकिन मान लीजिए कि वेजिटेटिव सेल की अगर प्लाज्मोगेमी हो गई, ये डिफरेंट लेयर्ड हैं, और अगर इनकी प्लाज्मोगेमी हो गई तो क्या होगा? इसमें भी 2n है और इसमें भी 2n है, तो ठीक है, डाइकैरियोटिक फेज तो हो जाएगा, पहले प्लाज्मा मिल जाएगा, लेकिन इसमें ये टेट्राप्लॉइडिक हो जाएंगे। मतलब डाइकैरियोटिक फेज हो या ना हो सकता है कि डाइकैरियोटिक फेज ना हो, एक साथ ही जैसे प्लाज्मोगेमी हो, अभी ये प्लाज्मोगेमी हुई है, और डाइकैरियोटिक होगा तो अलग अलग न्यूक्लियस होंगे। तो ये डाइकैरियोटिक फेज है, फेज। और फिर इसके बाद क्या होगा? टेट्राप्लॉइडिक हो जाएगा, ये मिल जाएगा। तो ये हो गया 4n, टेट्राप्लॉइडी, ये चीज़ हो जाएगी। फिर इसके बाद फिर अब इनमें अगर ऐसा हुआ तो अब इनमें डिवीजन रिडक्शन होगा। डिवीजन रिडक्शन का मतलब है फिर ये अलग अलग हो जाएंगे, तो कैरियोकिनेसिस फॉलोड बाय साइटोकिनेसिस हो जाएगा।
तो उससे क्या होगा, एक्सचेंज हो जाता है, यानी वेरिएशंस इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि अगर इस तरीके से मिलकर फिर अलग होते हैं तो इनमें एक इवोल्यूशन होता है, आगे फर्दर डेवलपमेंट होगा, वेरिएशंस आएंगे। तो फिर यहाँ पर फिर माइटोसिस अगर हो जाए तो फिर से दो अलग अलग बन जाएंगे 2n वाले। बट ऐसा होने से क्या हुआ, ऐसा होने से इनमें एक एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो गया है। प्लाज्मोगेमी इज बॉट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्टेन्स और जीनोटाइप। स्टेन्स हमने आपको बताया कि ग्राम निगेटिव होता है, ग्राम पॉजिटिव होता है, तो उसमें अलग अलग तरीके से सेफ्रानिन का, मिथाइलिन ब्लू का अलग अलग स्टेन है। तो स्टेन अलग अलग क्यों होता है, क्योंकि उसकी जो शुगर कोट है, जो किसी भी सेल में या फंगी में काइटिनस में भी अलग अलग तरीके की होती है, क्लोरोफिल भी 3 तरीके के होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी। तो अलग अलग तरीके की सब में स्टेन्स इसलिए होती है क्योंकि कॉम्प्लेक्स शुगर की जिसकी इनकी सेल मेम्ब्रेन है वो अलग अलग है। तो इसलिए डिफरेंट स्टेन्स वाले फंगस या डिफरेंट स्टेन्स वाले वेजिटेटिव सेल्स आपस में एक दूसरे के साथ प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी करते हैं। कैरियोगेमी का मतलब है न्यूक्लियस का फ्यूजन। ये जो हुआ है ये क्या हुआ है बताइए, न्यूक्लियस का फ्यूजन ही तो हुआ है, तभी तो कैरियोगेमी है, मिल गए। अब जरा देखिए दो चीजें होती हैं, एक कैरियोकिनेसिस होती है और कैरियोगेमी होती है। कैरियोगेमी का मतलब है फ्यूजन और किनेसिस का मतलब है टूटना। गेमी का क्या मतलब है, फ्यूजन, और किनेसिस तो समझती ही हो ना। अब देखिए द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक, वो कह रहा है डाइकैरियोटिक बनता है तो डाइकैरियोटिक बना, विच अल्टीमेटली गिव्स राइज टू बेसिडम। तो उसकी वजह से रिजल्टेंट स्ट्रक्चर डाइकैरियोटिक है, यही बेसिडम है, यही बेसिडस है या बेसिडम बोल रहे, सिंगल है तो बेसिडम भी बोला जा सकता है। नाउ कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन द बेसिडम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडोस्पोर्स। इससे क्या होगा कि अगर कैरियोगेमी हो गई, ये कैरियोगेमी हो गई, कैरियोगेमी के बाद अगर मान लीजिए इनमें रिडक्शन डिवीजन हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा, फिर इनमें फिर हैप्लॉइडिक सेल बन जाएंगी। एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन द बेसिडस प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडोस्पोर्स। द बेसिडोस्पोर्स आर exogenously produced as basidum. The basida are arranged in fruiting body and called basidospores. तो इनमें अगर रिडक्शन डिवीजन हुआ तो फिर से क्या होगा, these will be haploidic, तो ये NN वाले भी बन जाएंगे। तो एक सिंगल सेल से फिर उसके बाद 4 बन गए, ये रिडक्शन डिवीजन है, मियोसिस। यानी आप समझिए वेजिटेटिव सेल से ये बात हुई है, वेजिटेटिव सेल की प्लाज्मोगेमी हुई है, कैरियोगेमी हुई है, और फिर उसके बाद उनका मियोसिस हुआ है। और इस तरीके से अब अगर सिंगल हो गए तो सिंगल होने के बाद फिर इन्हें गेमिट्स कहेंगे, इन्हीं गेमिट्स को बेसिडोस्पोर्स कहते हैं। ये बेसिडोस्पोर्स हो गए, फिर आगे फिर इनको फ्यूजन की जरूरत पड़ेगी अगर फुली फंक्शनल बनना है। सो ये अरेंज होते हैं लैमेला में, अलग अलग लेयर में, जो कि बेसिडस में होता है, पफ बॉल में। सम कॉमन मेंबर्स आर अगैरिकस मशरूम, दैट इज यूस्टिलैगो एंड पुकीनिया। तो ये सब एक ही जैसा रहता है, किसी किसी में अलग अलग मशरूम है, कुछ रेड कलर के होते हैं, वो बहुत पॉइजनस होते हैं, उनमें वाइट कलर के डॉट्स होते हैं। तो ये सब इनके एग्जाम्पल्स हैं। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, Agaricus, that is Stelgio, and that is Stilago, that is जो भी इनके फिगर हैं वो नेट पे देख लेना कि ये दिखने में कैसे हैं, सब ऐसे ही होंगे पफ बॉल जैसे। और फिर दूसरा पकीनिया। आगे देखो, नेक्स्ट इज ड्यूटीरोमाइसिटीज। ड्यूटीरोमाइसिटीज ठीक है, कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंगी बिकॉज दीज आर एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दिस फंगी आर नोन। क्योंकि इनके बारे में कुछ पता नहीं है इसलिए ये इम्परफेक्ट फंगी है। इनका एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज
केवल एक फेज ही हमें पता रहता है, हमें इसके बारे में ज़्यादा चीज़ें पता नहीं है, तो इस वजह से हम इन्हें इम्परफेक्ट फंगी कहते हैं. मच इज नॉट नोन अबाउट इन इट. सो व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म ऑफ दिस फंगीज वर डिस्कवर्ड, ये पता चल गया कि किस तरीके से इनमें बेसिडस में गेमीट्स होते हैं कि एस्कस में होते हैं, यानी सैक में, जैसे कटोरे टाइप में होता है एस्कस, तो किस में होगा, फिर बाद में इसको हम एस्कोमाइसिटीज या बेसिडोमाइसिटीज में ट्रांसफर कर देते हैं, जिसका ये पाया जाता है. तो जो नए फंगी निकलते हैं जिनके बारे में ज़्यादा नहीं पता होता है, उनको ड्यूटेरोमाइसिटीज में रखते हैं, बाद में पता चलने पे उनको ट्रांसफर करें. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेट हैव बीन गिवन वन नेम एंड द सेक्सुअल स्टेज अनदर नेम. तो कभी भी जब तक इनकी एसेक्सुअल यानी वेजिटेटिव फेज तो एसेक्सुअल है ना, उसमें 2-1 होता है, जैसे हम लोगों की बॉडी में ये सब सोमेटिक सेल है, वैसे फंगस हुआ उसमें वेजिटेटिव सेल है. सोमेटिक सेल 2N है, हमारी बॉडी में जो डिवीजन है वो माइटोटिकली हो रहा है, ये वेजिटेटिव फेज की तरह से ही सोमेटिक सेल. और कोई भी चीज़ है, लीवर बढ़ता चला जा रहा है, हमारी बॉडी की ग्रोथ होती जा रही है, ये सब वेजिटेटिव डिवीजन ही तो है, सोमेटिक सेल का या स्टेम सेल का डिवीजन या ऑटो सेल का डिवीजन. तो इन ये एसेक्सुअल डिवीजन है, जो माइटोसिस है वो एसेक्सुअल डिवीजन है. अब देखिए, तो इसकी वजह से asexual division have been given one name and the sexual stage another. तो जब भी इसके बारे में पता चलता है, इसे इंफीरियर क्लास इसलिए कहा जाता है, कहते हैं इसमें तो एसेक्सुअल डिवीजन है. तो जैसे अमीबा में ग्रोथ हुई और उसमें रेप्लिकेट हुआ डीएनए, पे डिवीजन हो गया, तो इसलिए उसको बहुत छोटी जगह में रखा है, उसको प्रोटिस्टा में रखा, उससे भी छोटे. तो दैट इज जिसमें फिर प्रोकैरियोटिक हो गए मोनेरा, उनमें सेल वॉल नहीं है, न्यूक्लियर नहीं डिफाइंड है. लेकिन ये सारे जो शुरुआती हैं वो माइटोसिस होती है, उनमें गेमीट की सुविधा नहीं है, उनमें जर्म सेल नहीं है, उनमें मियोसिस नहीं है, वहाँ पर कभी भी एन क्रोमोजोम वाला कोई सेल बनता ही नहीं, ना अमीबा में, ना पैरामीशियम में, ना यूग्लिना में, ना प्लाज्मोडियम में. तो उनको पीछे रखा गया है कि तुम लोग अभी बहुत प्रिमिटिव हो, तुम लोगों में तो एसेक्सुअल डिवीजन होता है, तुम लोगों में तो बाइनरी फिजन होता है, तो उनको वहाँ रख दिया गया. अच्छा, इनमें देखा गया फंगी में कि ये थोड़े इम्प्रूव हैं, इनमें तो कुछ ना कुछ सेक्सुअल डिवीजन भी मिलता है, इनमें मियोसिस भी होती है, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं जैसे कि एस्कोमाइसिटीज, या फिर थैली लाइक स्ट्रक्चर है लेमेला लाइक बेसिडोमाइसिटीज, तो उनमें सेक्सुअल डिवीजन भी अभी हमने पीछे देखा कि मियोसिस होती है कि नहीं होती बेसिडोमाइसिटीज में. तो उसी तरीके से इन्हें जरा इम्प्रूव्ड कैटेगरी में रखा गया फंगी को, क्योंकि इनमें मियोसिस होती है, इनमें गेमीट बनता है, जर्म सेल बनती है. लेकिन फिर भी ऐसे फंगस जिनके एसेक्सुअल फेज के बारे में हमें अधिक पता नहीं है, जिनके मतलब जिनका सिर्फ एसेक्सुअल फेज ही नोन है, अब कहते हैं, तो फिर हम उन्हें ड्यूटेरोमाइटोसिस कहते हैं. दोज फंगस whose vegetative और asexual phase is known. देखो, इसमें एक ये भी बात है कि वो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं और हीट्रोट्रोपिक हैं, इसलिए फंगी में रखा गया और सेल वॉल काइटिन की है. बाकी ये अंडरस्टूड है कि इसमें कुछ ना कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, मियोसिस होगी. फिर भी कुछ ऐसे फंगस हैं, क्योंकि ये तो एक इवोल्यूशन कंटिन्यूअस है, एक लगातार होने वाली बात है, तो जिसमें अभी पता नहीं चल पाया है उसको इसमें रख देंगे, बाद में पता चलने पर उनको ट्रांसफर कर देंगे. तो फंगस का सीधा मतलब है कि वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, और क्या है, हीट्रोट्रोपिक है, और क्या है इसके अलावा काइटिन की सेल वाला है. फिर इसके बाद आगे इनमें रिप्रोडक्शन कैसा है उनके बेसिस पे इनका अलग अलग बात की गई है. जैसे कहा गया कि जूस्पोरिक है कि ऊस्पोरिक है, तो ये भी बात बता दी गई. सो एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज इज नोन, तो उनको ड्यूटेरोमाइटोसिस में रखा जाता है. व्हेन सेक्सुअल फेज, that is formation of germ cell, या गेमीट, जब पता चल जाएगा बाय मियोसिस, जैसे ही पता चलेगा
तो उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। इज़ नोन, एज सुन एज इट इज़ नोन, इज़ ट्रांसफर्ड टू करस्पॉन्डिंग कैटेगरी। सो इट इज़, ऐसी स्थिति में हम इसको फिर रख देंगे, कहाँ पर रख देंगे, इज़ ट्रांसफर्ड टू category as ascomycetes and basidomycetes। अब जरा देखें तो ये बात हो गई। एंड द सेक्सुअल स्टेज अनदर, तो ये बात कही गई है, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैव बीन गिवन वन नेम एंड ए सेक्सुअल स्टेज अनदर नेम। अच्छा, जैसे हम फ्लावर में देखते हैं तो फ्लावर में एक सेक्सुअल स्टेज तब आती है जब उसमें फ्लावर बनता है। प्लांट में जब फ्लावर बनेगा, जब मियोसिस होगी, तभी तो सेक्सुअल स्टेज है। जैसे हम लोगों में जो बच्चा पैदा हो रहा है, तो जब तक वो एडोलसेंट नहीं होगा, जब तक उसकी प्यूबर्टी नहीं आएगी, तब तक उसका सेक्सुअल फेज कैसे शुरू होगा। और फिर उसके बाद कभी न कभी उसकी मीनार्की भी आ जाएगी, टर्मिनेशन। तो जैसे फीमेल में होता है, ह्यूमन फीमेल में, तो उसमें मीनार्की आने के बाद फिर उसका वेजिटेटिव फेज हो गया, फिर तो कुछ नहीं रहा। इसी तरीके से दैट इज मीनोपॉज, ठीक है, हाँ मीनोपॉज सही कह रही हो। अब इसी तरीके से प्लांट में भी है, तो फ्लावर के रिप्रोडक्शन के बाद ही तो उसकी सेक्सुअल स्टेज है, उसके पहले तो उसका वेजिटेटिव फेज है। फ्लावर तुरंत तो नहीं निकल जाता जब प्लांट लगाती हो, वो तो बाद में जब फ्लावर निकलेगा तो रिप्रोडक्टिव एज है, जब उसमें गेमीट्स बनने लगे, जब उसमें पॉलन बनने लगे, जब उसमें ओवम बनने लगे, तभी तो सेक्सुअल फेज है। तो इन्होंने कहा है कि हो सकता है ड्यूटेरियोमाइसीट्स को हम जब तक उसमें मियोसिस ना हो तब तक उसको ड्यूटेरियोमाइसीट्स में रखें, और जैसे ही मियोसिस होने लगे तब हम उसको किसी दूसरे स्टेज में रखें। उसी एक प्लांट को दो अलग अलग फाइलम में भी रखा जा सकता है। ये भी बोल रहा है, कह रहा है कि जब स्टेज जैसी हो उसके बेसिस पे बाद में रखा जाए। समझ में आ गई बात? दो फेज में भी तो हो सकता है हर एक प्लांट में तो देखती हो ना, दो फेज होता है, एक वेजिटेटिव फेज होता है और एक सेक्सुअल फेज होता है, जब तक उसमें फ्लावर है। तो ये कहा गया है। Now, once perfect stage of member of Deuteriomycetes were discovered, they were often moved to Ascomycetes and Basidomycetes. The Deuteriomycetes reproduce only by asexual spores known as conidia. अच्छा, इनमें क्या होता है कि इसमें ज़्यादातर जूस्पोरेंजियम होता है, वही स्पोर डस्ट है, तो उससे ही होता है। मोस्टली दे रिप्रोड्यूस बाई कोनिडिया, स्पोर डस्ट से रिप्रोड्यूस करते हैं, बाई स्पोरेंजियम, ठीक है, कंटेनिंग कोनिडिया। तो ऐसे बेसिस में वही स्पोर्स होते हैं। द माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच, द सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स एंड पैरासाइटिक विच लार्ज नंबर ऑफ डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। तो ज़्यादातर ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को खा लेते हैं। फंगस उगा रहता है, जंगलों में जाओ तो ज़मीन में फंगस उगे रहते हैं, इसी तरीके से ड्यूटेरोमाइसीट्स के। तो ये मोस्टली दीज आर सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। इसका एक अलग टेबल बना लेना इनके डिफरेंसेस का, तो उससे याद हो जाएगा। ये काम आप करोगी तो याद हो जाएगा। सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, ठीक है। अच्छा, दीज आर सम मेंबर्स आर, इसमें सेप्रोफाइट्स हैं और पैरासाइट्स। सबसे ज़्यादा जो भी डिकम्पोजर्स की कैटेगरी वो किस में से आती है? सो दीज आर मेनली डिकम्पोजर्स। वो मोनेरंस होते हैं या फिर फंगी होते हैं। ये प्रोटिस्टा में डिकम्पोजर नहीं मिलेगा, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर है, ज़्यादातर वो प्रोटोजोआ है, या तो प्लांट की प्रिमिटिव बॉडी है या जू की यानी एनिमल की है।
तो आपको डिकम्पोजर्स खोजने तो कहाँ कहाँ खोजने पड़ेंगे, जहाँ सेप्रोफाइट्स है। सेप्रोफाइट कौन कौन से हैं, तो बैक्टीरिया सेप्रोफाइट होते हैं कुछ, और कुछ फंगी होते हैं, तो वही डिकम्पोजर्स हैं। सो दीज आर डिकम्पोजर्स जो कि बायोजियो साइकिल कंप्लीट करते हैं। अच्छा, दैट इज अल्टरनेरिया, कॉलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोनोडर्मा। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ट्राइकोडर्मा, अब देखिए 3 किंगडम हमने समझ लिए। दैट नेक्स्ट इज किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे में कुछ खास बातें हैं। दीज आर ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग मल्टी न्यूक्लिएटेड। यूकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होगा, क्लोरोफिल कंटेनिंग होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होगी, ऑटोट्रोपिक, ज्यादातर ऑटोट्रोपिक है। कुछ अगर अमरबेल को छोड़ दो, कस्क्यूटा को, जो कि दूसरे के ऊपर रहते हैं, मोस्टली ऑटोट्रोपिक है, तो वो पैरासाइटिक हो गए। ऐसा नहीं कि प्लांट तो कुछ ना कुछ वो दूसरे से लेंगे, फिर भी उनमें क्लोरोफिल रहता है। फॉर समथिंग दे आर डिपेंड ऑन अनदर। अमरबेल में भी ग्रीन क्लोरोफिल कंटेनिंग पिगमेंट है, खाना बनाते हैं, बट फॉर समथिंग, फॉर सपोर्ट और फॉर किसी न किसी तरीके से धूप के लिए या सपोर्ट के लिए वो दूसरे पर सहारा बनते हैं, या प्लांट सैप लेते हैं किसी न किसी तरीके से। तो ऑटोट्रोपिक है क्योंकि ड्यू टू क्लोरोफिल कंटेनिंग पिगमेंट। तो इसमें कौन कौन सा क्लोरोफिल है उसके बेसिस पे इसकी डिवीजन हम आगे करेंगे। क्लोरोफिल ए है या बी है या सी है। पिगमेंट, ये सारी चीजें हैं। फ्यू मेंबर्स आर पार्सली हीटरोट्रोपिक। कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स देखे हैं जो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं। कोई इंसेक्ट आता है तो इंसेक्टिवोरस भी होते हैं। सो सम प्लांट्स आर, उनमें नाइट्रोजन की जहाँ डेफिशिएंसी वहीं ऐसा काम होता है, क्योंकि वो एयर से नाइट्रोजन नहीं ले पाते, और कभी भी सेल वाल बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए। तो प्लांट, एनिमल में या इंसेक्ट में प्रोटीन बहुत होता है, प्रोटीन में अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड में नाइट्रोजन होती है, तो वो इंसेक्ट को इसलिए ट्रैप करते हैं कि उनको ज़रूरी नाइट्रोजन मिल जाए। कार्बोहाइड्रेट तो बना ही लेते हैं, वो ग्लूकोज तो बना ही लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो इंसेक्ट को खाते हैं। वो तो सब इंसेक्टिवोरस होते हैं। उसका कुछ भी और रीजन भी हो सकता है नाइट्रोजन के वजह से। एंड कस्क्यूटा इज पैरासाइट, एंड अमरबेल कैसी है, पैरासाइट है। कस्क्यूटा हमने दिखाया था ना, उसमें बहुत शार्प टीथ होते हैं जो किसी पेड़ में गड़ जाते हैं। ऐसा दिखाया था कि नहीं कस्क्यूटा आपको। सो इट इज पैरासाइट। The plant cell have eukaryotic structure and prominent chloroplast and cell wall mainly made of cellulose। अच्छा, इसमें काइटिन की बनी थी, और इसमें किस तरीके से होगी, सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल मेड ऑफ पॉलीशुगर। पॉलीशुगर में भी क्या है, सेलुलोज। सेलुलोज का फार्मूला क्या है, C6H10O5 to the N। मतलब हजारों पार्टिकल होंगे। जब मैक्रोमोलिक्यूल पढ़ेंगे तो सेलुलोज का भी स्ट्रक्चर देखेंगे, आपके ही आगे के चैप्टर्स में इसमें दिया है। तो ये है। एंड यू में स्टडी द यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर। प्लांट इंक्लूड्स, प्लांट्स में अगर डिवीजन किया जाए तो किस तरीके से है। अच्छा, प्लांट्स में डिवीजन है, डिवीजन, और बाकी फाइलम है। तो डिवीजन क्या क्या हो सकता है, इसमें एल्गे भी आ जाता है। देखो, हमने आपको बताया था, साइनोबैक्टीरिया बताया था। साइनोबैक्टीरिया हमने आपको मोनेरा में बता दिया था, लेकिन बाद में इसे ट्रांसफर कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया एल्गे को। यही ब्लू ग्रीन एल्गे है जिसे हमने साइनोबैक्टीरिया, याद आ रहा है।
तो ब्लू ग्रीन एल्गे आपकी बुक में लेकिन नहीं लिखा था, तो ब्लू ग्रीन एल्गे कोई साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, उसको प्लांट की कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया गया है, तो वो चीज़ अब वहाँ पढ़नी पड़ेगी अब प्लांट में। यानी देखो कुछ ऐसे साइंटिस्ट है, ये हमेशा जो क्लासिफिकेशन है ये एवर मूवेबल है। नेट में देखोगे, एक बुक में देखोगे कुछ मिलेगा, क्योंकि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट है, जैसे जैसे पता चलता जाता है। तो हम साइनोबैक्टीरिया उसमें पढ़ा है, बैक्टीरिया नाम से ही पता चलता है कि साइनोबैक्टीरिया, लेकिन फिर भी उसे प्लांट में रख दिया गया। क्यों? क्योंकि वो खुद का खाना बना लेते हैं, उनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट है, तो लोगों ने सोचा इसको इसमें रखना ठीक है। अब जरा देखें तो एल्गे है, ब्रायोफाइट्स है, भले ये कॉलोनी में रहते हैं लेकिन ये यूनिसेलुलर है, बट हम वो प्लांट में देखेंगे कि इसका प्रॉपर्टी क्या है। आगे देखिए, इसके अलावा ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स किसको कहते हैं? ब्रायोफाइटे का मतलब होता है कि जिनमें कैलस होता है, उनमें वेल डिफ्रेंशिएटेड बॉडी नहीं होती है और उनमें कोई वेस्कुलर बंडल नहीं होते, जाइलम फ्लोएम, सिर्फ डिफ्यूजन के थ्रू पानी चलता है। ये गुच्छे होते हैं प्लांट के, ठीक है। तो इस तरीके से देयर आर, जैसे रिक्किया गोल गोल गुच्छा हो गया, इस तरीके से वो हम लोगों ने ब्रायोफाइटा पढ़ा था। तो ये मॉस लाइक एक तरीके का कैलस है, थक्का है, जिसके अपने उसमें न ये भी नहीं दिखता है कि रूट स्ट्रक्चर, वरना प्लांट के भी ऑर्गन है, एक है रूट और एक होता है जो ऊपर की बॉडी है वो स्टेम बॉडी, दो ऑर्गन माने जाते हैं प्लांट के, लेकिन इसमें पता नहीं चलता है, तो इसलिए नॉट वेल डिफ्रेंशिएटेड प्लांट, नॉट वेल डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी। और क्या चीज नहीं होती है? वेस्कुलर बंडल नहीं होता, नॉट प्रेजेंट, ये चीज नहीं होगी। इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं होता, वेस्कुलर बंडल होगा तो ही जाइलम फ्लोएम होगा, तो वो चीजें इसमें प्रेजेंट नहीं होती। जो भी है ट्रांसफर वो डिफ्यूजन से होता है, मेनली एक्वेटिक है, मेनली एक्वेटिक। अच्छा, ब्रायोफाइटा के बाद क्या आएगा? ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में भी इसमें ये सारे चीजें जो हैं, इनमें क्या है? एक क्रिप्टोगेमी है। क्रिप्टोगेमी का मतलब है हिडन सेक्स ऑर्गन है, तो इसमें भी है कि कैसे किस तरीके से होता है। इट इज क्रिप्टोगेमी, क्रिप्टोगेमी, क्रिप्टोगेमी हिडन सेक्स ऑर्गन, क्योंकि फंगी से ऊपर है तो थोड़ा मॉडिफाइड है, लेकिन इनमें भी लेटर स्टेज है, इससे अच्छा ये, इससे अच्छा ये, इससे कॉम्प्लेक्स ये, तो इसमें भी ये भी क्रिप्टोगेमी है। क्रिप्टो सेक्शन का मतलब सीक्रेट सेक्शन। तो टेरिडोफाइटा में नो फ्लावर, फ्लावर्स नहीं होंगे, जैसे फर्न होता है, इसका एग्जांपल रिक्किया है, रिक्किया है। तो बाकी तो हम देख लेंगे। नो फ्लावर होता है, फर्न भी आपने देखा है ना, फर्न, कि नहीं जानती हो फर्न? फर्न दिखा देता हूँ, जो पता ना हो तो बताया करो। सो अब जरा देखें, रिक्किया इन ब्रायोफाइटा। Here is information from Wikipedia. देखो ये रिक्किया है, ब्रायोफाइटा में अगर देखा जाए इस तरीके से जमीन में उगाता है, इसमें न कोई स्टेम पहचान सकता है न कुछ पहचान सकता है, ये ब्रायोफाइटा है, रिक्किया। तो ये सर्कुलर होते हैं, इट इज लाइक दिस, ठीक है। नाउ अब हम देखेंगे फर्न क्या होता है। फर्न इन टेरिडोफाइटा, एक यहाँ होटल भी है जोधपुर में जो फर्न के नाम से है। सो दिस इज फर्न, ये गार्डन में पाए जाते हैं। गार्डन में इस तरीके के ट्री आपने देखे हैं कि इस तरीके से, ये देखो, लेट अस सी इट्स इमेजेस। तो ये बहुत कॉमन है, इसमें कभी भी इस तरीके के प्लांट देखें आपने, ये फर्न, तो इसमें कभी फ्लावर थोड़ी ना आते हैं, या कभी ऐसा देखा हो कहीं पर,
तो ये चीज आपने देखी है इस तरीके के प्लांट्स। तो इसमें कहीं पर कुछ भी नहीं रहेगा, बस पत्तियां पत्तियां रहेंगी। और हम लोग की जो ह्यूमन हाइट है ना, आदम कद हाइट के रहेंगे। कई लोग अपने बगीचे में भी लगाते हैं, गार्डन में फर्न बहुत कॉमन होते हैं। सो इस तरीके से नाउ अब जरा देखो, तो फर्न इस तरीके से इनमें, लेकिन इनमें वेस्कुलर बंडल होता है, वेस्कुलर बंडल होगा। तो जाइलम फ्लोएम हो गया, नो फ्लावर, तो इस नो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जब मैं नो फ्लावर लिख रहा हूँ तो नो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बाकी सब चीज़ें हैं और खाने पीने का आदान प्रदान होता है क्योंकि वस्कुलर बंडल है। फिर टेरिडोफाइटा के आगे कुछ ऐसे होते हैं जिनमें नेकेड सीड्स हैं, तो उनको क्या कहेंगे? जिम्नोस्पर्म। जिम्नो का मतलब ही होता है नेकेड, तो स्पर्म यानी सीड्स। सो जिम्नोस्पर्म, सीड्स नॉट कवर्ड, नेकेड सीड्स। अच्छा, ऐसे भी कुछ हवा में तैरते हुए सीड्स होते हैं प्लांट में, कि वो हवा में तैरते रहेंगे, बहुत हल्के सीड्स होते हैं। तो सच काइंड ऑफ या साइकस स्पाइनस, कुछ इस तरीके से जो हम लोग क्रिसमस में देखते हैं, पेड़ों को सजाने के काम में आते हैं, कुछ ऐसे भी सीड्स होते हैं जो नेकेड होते हैं, यानी उन पर कोई कवरिंग नहीं होती, उनमें पल्प भी नहीं होता। तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके बहुत हल्के सीड्स होंगे, तो दैट इज साइकस स्पाइनस। आप देख लें तो पता चल जाए कि किस तरीके से होगा। नाउ ये अब हम देख लें, नेकेड सीड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। According to the plant list, gymnosperms are seed-bearing vascular plants, यानी such as अगर ये cycads, ginkgo, इस yews, तरीके and से conifers, in which ये the इस ovules तरीके or से seeds बिल्कुल are लकड़ी closed टाइप in an है। ovary. इनसे और अच्छा देखना चाहें तो ये देख लो, ये सारे इसमें बहुत सारे सीड्स हैं और ये एक एक निकालेंगे तो दैट कैन बी यूज्ड। ऐसे भी सीड्स होते हैं कईयों में, ये सब जिम्नोस्पर्म है। ये तो आपने देखा होगा, ये चीज़ तो देखी होगी। तो इस तरीके के भी सीड्स होते हैं, है ना? ऐसा प्लांट देखा है कि नहीं? तो इनमें कुछ पल्प नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जिम्नोस्पर्म के जो भी सीड्स हैं, ये भी आपको कोई डेकोरेटिव में कहीं कहीं मिल जाएंगे। सो सच काइंड ऑफ साइकस स्पाइनस है, और बस यही हवा में उड़ेंगे या कहीं पर भी गिर जाएंगे। इनका कोई कवर्ड नहीं है। सीड के ऊपर पल्प होना चाहिए, फिर उसके ऊपर कवर होना चाहिए मैंगो की तरह, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यही सीड्स हैं जो कि नेकेड है। ओके, सो सच प्लांट्स यू माइट हैव सीन। और दूसरा क्या होता है? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में क्या होगा कि कवर्ड सीड्स होंगे। अच्छा, इसमें भी जो जिम्नोस्पर्म है दैट इज नेकेड सीड है, बट इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, विजिबल होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक जो जिम्नोस्पर्म और ये है, इसको हम फेनेरोगेमी कहते हैं। तो फेनेरोगेम्स, बिकॉज इन दिस द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर विजिबल। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विजिबल, और इसमें हिडन है, तो हिडन सेक्स ऑर्गन है। और ये है जिम्नोस्पर्म। और दूसरा कौन सा होगा? एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म तो आप जानते हैं, जैसे मैंगो है, तो सीड्स कवर्ड होंगे कि नहीं? सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्या है इनमें? ठीक है, तो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स इसी को माना जाता है। और कुछ डिवीजन करने वाले कुछ ऐसे भी हैं जो फाइलोजेनिक टेक्सोनॉमिस्ट हैं, वो इसमें एक थैलोफाइटा भी रखते हैं, इससे भी प्रिमिटिव, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा। तो जैसा आपकी बुक में दिया होगा, अभी तो 5 ही दे रहा है, थैलोफाइटा होगा तो हम थैलोफाइटा यहाँ इंक्लूड कर देंगे। समवेयर हियर देयर इज थैलोफाइटा, वो और भी प्रिमिटिव है, जो कि 9th में आप लोगों ने पढ़ लिया था थैलोफाइटा। तो अगर उसकी बात होगी सो मोर प्रिमिटिव हम देखेंगे, और छोटे छोटे गुच्छे जमीन में जो उगाते हैं, सो थैलोफाइटा हो जाएगा। अच्छा, लाइफ साइकिल इनकी कैसी है? लाइफ साइकिल अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अल्ट्रेशन इनमें फेज होता है, एक जैसा फेज नहीं होता है, रिप्रोडक्टिव फेज अलग है। सो लाइफ साइकिल हैज 2 डिस्टिंक्ट फेसेस। लाइफ साइकिल हैज
टू फेज, कौन कौन से फेज हैं? द डाइप्लॉइडिक, सैप्रोफाइटिक एंड द हैप्लॉइडिक गेमिटोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक। द डाइप्लॉइडिक स्पोरोफाइट, तो जो डाइप्लॉइडिक स्पोरोफाइट है, जैसे सीड है, जाइगोट से ही तो सीड बनेगा। ये पॉलन है तो पॉलन इसके अंदर चला जाता है कि नहीं, और पॉलन इसके अंदर स्टिग्मा से होते हुए कार्पेल तक चला जाता है। ये पॉलन है, पॉलन ट्यूब निकलती है, ये तो आपने देखा है ना ओवम में, और इस तरीके से यहाँ जाकर साइड से पॉलन ट्यूब जाती है। यही तो फर्टिलाइजेशन होता है प्लांट में। तो इससे क्या बनेगा बताओ? आफ्टर जो मेल एंड फीमेल गेमीट फ्यूजेस फॉर्म्स, उससे क्या बनेगा? फॉर्म्स फर्टिलाइज्ड ओवम, फर्टिलाइज्ड एग या ओवम, कॉल्ड जाइगोट। जाइगोट, जाइगोट माइटोटिकली डिवाइड करेगा, तो क्या होगा? व्हेन इट डिवाइड्स माइटोटिकली, ठीक है, फॉर्म सीड। अब ये जो यहाँ से जाइगोट से सीड बनने का सफर है, वो इसका डाइप्लॉइडिक स्पोरोफाइट है, क्योंकि इट इज स्टेज ऑफ सीड है। सीड कैसा होगा? स्टेज ऑफ सीड वो डाइप्लॉइडिक होगा ना। जैसे मैंगो का सीड जमीन में डाल दो तो उग आता है ना, माइटोटिकली डिवाइड होता रहता है। आपने मैंगो डाला तो मैंगो का जो सीड है जमीन में, मान लो आपने बीन का सीड डाल दिया, तो उसमें से कुछ लीव्स निकलेंगी और कुछ ये निकलेंगे, दैट इज रेडिकल एंड प्लम्यूले निकलेंगे सीड में से। तो ये इसका कौन सा फेज है? ये 2n फेज है ना। और 2n भी क्यों? यहाँ 3n भी फेज है, दैट इज ट्राइप्लॉइडिक फेज, जिसको कि एंडोस्पर्म कहते हैं। इसका जो खाना रखा रहता है, आधा सीड होता है आधा खाना रहता है, उसको क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म। अच्छा, ये हम प्लांट में जाएंगे तो हम इसका रिप्रोडक्टिव फेज देख लेंगे कि किस तरीके से ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन होता है। वैसे हमने 10th में बताया था आपको, लेकिन फिर से भी उसे मेमोराइज करेंगे। थोड़ा थोड़ा तो याद होगा ना कि किस तरीके से वो वहाँ जाता है, अब एंटीपोडल सेल से मिलता है, और किस तरीके से न्यूक्लियस से सेल मिलता है। पॉलन ग्रेन में 2 न्यूक्लियाई होते हैं, एक वहाँ फ्यूज हो जाता है, एक बीच में जाके फ्यूज होता है, ऐसा बताया था। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो ये कैसा फेज है बताइए? क्या ये डाइप्लॉइडिक फेज है कि हैप्लॉइडिक? डाइप्लॉइडिक है, क्योंकि 2n वाला फेज है। और जब तक इसमें फ्लावर नहीं आ जाएगा तब तक तो डाइप्लॉइडिक ही रहेगा। तो अब इसके आगे, जब इसमें अब और आगे की स्टेज आए, ये बढ़ता चला जाए, ये छोटा हो जाएगा, बाद में ये डिके हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा, और ये बहुत बढ़ जाएगा, और ये और भी बड़ा हो जाएगा, और इसमें से एक फ्लावर आएगा, तो फ्लावरिंग बॉडी आएगी, पॉलन ग्रेन आएगा। अब यहाँ से इसका इस पर पहुँचना, ये हैप्लॉइडिक है, क्योंकि पॉलन आ गया है, और ये डाइप्लॉइडिक है। अब देखो, तो द डाइप्लॉइडिक स्पोरोफाइटिक एंड द हैप्लॉइडिक गेमिटोफाइटिक एंड हैप्लॉइडिक गेमिटोफाइटिक फेज 2 तरीके के होते हैं इसमें। तो क्या कह रहा है? दिस अल्ट्रेशन विद ईच अदर, ऐसा अल्ट्रेशन होता रहेगा, फिर सीड बनेगा, फिर सीड से क्या होगा? जब ऐसे सीड होगा, सीड से क्या बनेगा? प्लांट बनेगा, प्लांट से क्या बनेगा? फ्लावर बनेगा, फ्लावर से क्या बन जाएगा? फ्लावर के बाद उसका फर्टिलाइजेशन होकर फिर सीड बन जाएगा। तो ये सीड और ये यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो ये कैसा है? ये डाइप्लॉइडिक है। और ये कैसा है? हैप्लॉइडिक है। सो 2 तरीके के फेज होते हैं। The lengths of the haploidic and diploidic phase and whether these phases are free living or dependent on each other vary among different groups of plants। कि अब ये किस तरीके से हैं?
मान लीजिए हैप्लॉइडिक फेस किस तरीके से है, दीज आर फ्री लिविंग, इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के, कि डिपेंडेंट हैं। तो ये हम आगे देखेंगे कि जब ये आगे इसका एक चैप्टर ही है, वहाँ देख लेंगे कि क्या मतलब कह रहा है कि फ्री लिविंग है, इंडिपेंडेंट कैसे है, किस तरीके से कहना चाहता है। नाउ वेरी एमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्लांट, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। सो इस केस में दिस इज कॉल्ड अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। अल्ट्रेशन क्यों कह रहा है? क्योंकि अभी आपने देखा ना ये चक्र है, तो अल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, फ्लावर के बाद फिर सीड आएगा, फिर प्लांट आएगा, फिर फ्लावर बनेगा। तो इस तरीके से अल्ट्रेशन कहाँ हो रहा है? सीड से फिर अल्ट्रेशन हो गई, नई जनरेशन, और जनरेशन यहाँ से फिर फ्लावर के बाद जब सीड आया तो फिर से नई जनरेशन, एक मैंगो से दूसरा मैंगो का पेड़, उसके फिर सीड से दूसरा। तो अल्ट्रेशन नहीं हो रहा है क्या? जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं तो वहाँ फिर एक स्पोरोफाइटिक एज आ रही है और फिर बाद में गेमीटोफाइटिक आ रही है। हर जनरेशन में क्या यही नहीं हो रहा है? क्या ह्यूमन में यही नहीं हो रहा है? हम जब मदर स्वॉर्म में है तो क्या माइटोटिकली डिवाइड नहीं करते हैं? और फिर जब हम जुवेनाइल स्टेज में या एडोलेसेंट स्टेज में पहुँचते हैं तो क्या फिर मियोसिस नहीं करते हैं? तो क्या हम लोगों में जो जनरेशन बाई जनरेशन अल्ट्रेशन ऑफ स्टेज नहीं होती? बताइए, ये बात समझ में आई ये टर्म कि नहीं? बताओ। चलो, दिस इज कॉल्ड, हर जनरेशन में दोनों स्टेज होती है और ये अल्ट्रेशन से आती है, अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। अब देखो, यू विल स्टडी, इसको हम आगे देखेंगे। नाउ किंगडम एनिमेलिया। सो किंगडम एनिमेलिया में क्या होता है? दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेटेरोट्रोपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक heterotrophic so organism मल्टीसेलुलर है, नो सेल वॉल, सेल वॉल नहीं होती है, मोस्टली ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। मतलब अगर प्लास्टिक्स होते ही नहीं है, लैक ऑफ प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स की ज़रूरत भी क्या इनमें, क्योंकि कलर तो देना नहीं है, तो इस वजह से लैक ऑफ प्लास्टिक्स। सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रियोल्स मालूम है सेल डिवीजन के लिए काम में आते हैं। एनिमल्स में सेंट्रियोल होते हैं, प्लांट में नहीं होते हैं। उसी में से तो स्पिंडल होते हैं, आपको एक दिन दिखाया था कि नहीं, स्पिंडल्स निकलते हैं, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट। अच्छा, दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट ऑन फूड। तो चाहे वो कार्निवोर हो, चाहे हर्बीवोर हो या ओमनीवोर हो, तो कहीं ना कहीं तो प्लांट पे तो डिपेंड करेंगे ही। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन इंटरनल एक्टिविटी, इंटरनल कैविटी। वो होलोजोइक हैं, सारा खाना अंदर इंजेस्ट करते हैं, खाते हैं, तो होलोजोइक हैं। सो दीज आर होलोजोइक, पूरा खाना, इंजेस्ट फूड, इंजेस्ट एंड डाइजेस्ट फूड। और दे डिपेंड ऑन देयर फूड नीड बाई ऑन प्लांट्स। इसमें फूड रिजर्व्स इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। फूड रिजर्व कैसा है? जैसे उनमें स्टार्च होता है, तो हम लोगों में फूड कहाँ रिजर्व होता है? हाँ, ग्लाइकोजन। तो और फैट, फैट भी है हमारे में फूड रिजर्व। तो जब ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट है और फैट है, फैट भी पिघल जाएगा अगर हम कहीं पर खाना ना खाएं, तो धीरे धीरे हम लोग का फैट पिघल जाएगा। और प्रोटीन भी थोड़ी बहुत फूड रिजर्व्स हैं, लेकिन वो बहुत इमरजेंसी में होते हैं। तो ग्लाइकोजन और फैट ही हमारा फूड रिजर्व है। They follow a definite growth pattern and grow into adults and have a definite shape and size. ये प्लांट की तरह arbitrary नहीं है, इनका अपना definite growth pattern है। Higher forms so elaborate sensory and neuromotor mechanism.
हायर फॉर्म्स क्या है? जैसे बहुत छोटे छोटे प्लेनेरिया हैं उन सब में न्यूरोसेंसरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं, उनमें तो बस बहुत प्रिमिटिव आइज होती हैं और न्यूरोसेंसरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं। लेकिन बहुत आगे चलोगे तो कॉर्डाटा भी आता है, प्रोटोकॉर्डाटा भी छोड़ दो, बेलानोग्लासस, उससे ऊपर चलो तो कॉर्डाटा में क्या होता है कि बैकबोन आती है, और बैकबोन में क्या होता है, तो ये जो है नोटोकॉर्ड है। बैकबोन को क्या कहते हैं? नोटोकॉर्ड। तो ये नोटोकॉर्ड है और साथ में एक स्कल है जिसमें सब कुछ यहाँ पर है, ये है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड में सारी वायरिंग जाती है, पूरी बॉडी से सारी नर्व्स किस में जाती है? नोटोकॉर्ड के थ्रू। तो सब कुछ नोटोकॉर्ड के थ्रू जाता है। तो ये यही कॉर्डाटा है। कॉर्डाटा में क्या चीजें बताइए? हायर फॉर्म्स आर हैविंग दैट इज संवेदी तंत्रिका तंत्र, न्यूरो ट्रांसमिशन सिस्टम। इनमें क्या होता है कि किसी चीज स्टिमुली के प्रति बेटर रिस्पॉन्स होता है, सो दे रिस्पॉन्ड इन ए बेटर वे, दे कैन थिंक, दे कैन गिव ए थॉटफुल रिस्पॉन्स, ऐसा भी हो सकता है। ये एक तरीके का रिफ्लेक्स एक्शन नहीं देते हैं कि हाथ हटा लिया गर्मी लगी, जैसे अमीबा है जरा सा गर्म हुआ भाग जाएंगे सारे अमीबा, इनका रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है, थॉटफुल रिस्पॉन्स है। हम कप नहीं छोड़ेंगे क्योंकि अगर छोड़ेंगे तो टूट जाएगा, ये महंगा कप है भले ही गर्म क्यों ना हो। तो वी आर प्रोड्यूसिंग इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स। सो ये चीज़ कही गई है। इलाबरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म, न्यूरोमोटर मैकेनिज्म है, हम बिल्कुल कैलिब्रेटेड मूवमेंट अपनी बॉडी का कर सकते हैं। सो हायर फॉर्म शो इलेबोरेट हम ही नहीं कर सकते। न्यूरोमोटर जो रिस्पॉन्स है वो चीता भी कर सकता है, कितनी चालाकी से कूदता उछलता, और बैलेंस, जो भी प्रीडेटर्स हैं उनका न्यूरोमोटर मूवमेंट बहुत अच्छा है, नहीं तो वो शिकार ना पकड़ पाए। सो प्रीडेटर्स अपने प्रे को कैसे पकड़ते हैं? ड्यू टू वेरी कंट्रोल्ड एंड प्रिसाइज मूवमेंट। इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। ये सारी चीज पाई जाती है। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, सभी लोकोमोट करते हैं, कैन लोकोमोट। अब देखिए इनके बारे में, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो इनमें एम्ब्रियो, जो भी जाइगोट है, जाइगोट से क्या बनेगा? जाइगोट से क्या बनेगा? दैट इज एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से क्या बनेगा? फीटस। अच्छा, इसमें भी सीड में भी एम्ब्रियो होता है, क्या ये बात आपको मालूम है कि ये फर्टिलाइज एक जाइगोट होता है और जाइगोट के बाद क्या बनता है? एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। जब वो मल्टीफोल्ड डिवीजन हो जाता है तो क्या होता है? एम्ब्रियो बनता है। फिर एम्ब्रियो के ऊपर सीड कोट आ जाता है और एक एंडोस्पर्म बनता है और दूसरा एम्ब्रियो होता है। ये पार्ट क्या कहलाता है? जिसको हम सीड कह रहे हैं। तो जाइगोट देन एम्ब्रियो बनेगा, प्लांट में भी बनता है, और व्हेन इट इज, तो फिर ये सीड बन जाता है। तो ये एम्ब्रियोजेनेसिस हो गई। हम लोगों में भी जब तक ये नहीं पता चल पाता है कि मेल है या फीमेल है, तब तक उसको क्या कहेंगे? एम्ब्रियो। जब ये पता चल जाए कि इसका जेंडर क्या है तो उसको क्या कहेंगे? फीटस। जैसे कहते हैं ना फीमेल फीटिसाइड हो गया, कन्या भ्रूण हत्या, किसी ने अपने पेट में लड़की को मार दिया, उसका अबॉर्शन करा दिया। तो फीटिसाइड का क्या मतलब है? फीटस को किल करना, साइड का मतलब किलिंग। तो फीटस के नाम से ही तो पढ़ा, फिर बेबी बना। तो ये क्या कह रहा है कि जो एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज है उसमें हम जो एनिमेलिया है उसमें उनकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। एम्ब्रियो में हम देख सकते हैं कि जो हम लोगों की एम्ब्रियो है उसमें टेल भी होती है, क्या आपको मालूम है? टेल से डेवलप होगा, फिर टेल धीरे धीरे गायब होती चली जाएगी, वो वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह होगा। तो हमारा एम्ब्रियो और जो एक लिजर्ड का एम्ब्रियो है, जो स्नेक का है, जो चीते का है, वो सब एक जैसा है इनिशियल स्टेज में। एम्ब्रियो में हम सब स्टेज देख लेते हैं। सो वी आर पासिंग थ्रू ऑल एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज। सो इससे पता चलता है, इसको कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। इसको कहते हैं कि जैसे हम फाइलोजीनी कहते हैं कि किसी के हम ये पता लगा लेते हैं
कि कैसे उसकी मॉर्फोलॉजी है, कैसे उसका डीएनए पैटर्न है, कैसे उसका जीन है, उसके बेसिस पे हम टैक्सोनॉमी करते हैं। तो बहुत सारी टैक्सोनॉमी एम्ब्रियो जीनी पर भी होती है कि उसका हमारा एम्ब्रियो देखो इनसे मिल रहा है, लिजर्ड से मिल रहा है, इसलिए हम सब एक ही जैसे हैं। तो समझ में आ गई ना बात आपको कि एम्ब्रियोलॉजी का भी एक साइंस है जो कि क्लासिफिकेशन में मदद करता है। ओके, क्लियर? बोलो। अब हम देखेंगे वायरस, वायराइड्स एंड लाइकेंस, तो जो कि किसी भी क्लास में नहीं रखे गए हैं। तो वैसे तो हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देख लिया। सो देयर आर सम इस तरीके से लाइफ फॉर्म्स बोलना चाहो तो बोल सकते हो, लाइकेंस भी एक लाइफ फॉर्म है। सो सम ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसको सेल में भी नहीं रखेंगे, ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक होता है यूनिसेलुलर, एक मल्टी सेलुलर और एक ए सेलुलर, which have not got any place in kingdom system, जैसे कि वायरस। वायरस क्या है? तो वायरस दे हैव देयर जेनेटिक मटेरियल, दे हैव देयर जेनेटिक मटेरियल विद मेम्ब्रेन, उसको वो कवर्ड भी रहेगा, मेम्ब्रेन कवरिंग इट। अगर जेनेटिक मटेरियल कवर्ड है मेम्ब्रेन से तो उससे तो सिर्फ न्यूक्लियस ही बना, इसमें जेनेटिक मटेरियल है, सेल तो नहीं बना। सेल में तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली होते हैं, तो बस ये जेनेटिक मटेरियल है। अब ये जिससे कवर्ड है वो पॉलीहीड्रन भी हो सकते हैं। जरा आगे देखो, तो हीड्रन का मतलब सरफेसेस, जैसे जिसमें 4 सरफेस हो उसको क्या कहते हैं? ये टेट्राहीड्रल। इसमें कितनी सरफेस है, जरा काउंट करो। तो 4 सरफेस है, तो इसे क्या कहेंगे? टेट्राहीड्रल। ऐसे ऑक्टाहीड्रल भी होते हैं जिसमें 8 सरफेस हैं, उसको क्या कहेंगे? ऑक्टाहीड्रल। ये देखो, ऐसे ऊपर 4 सरफेस हैं और नीचे 4 सरफेस हैं, तो उसको क्या कहेंगे? ऑक्टाहीड्रल। ऑक्टाहीड्रल। इसी तरीके से पॉलीहीड्रन भी होते हैं। तो आप देख रही हैं पॉलीहीड्रन एक वायरस, अगले पेज पे देखो। तो ये वायरस जो होते हैं इनके अंदर ये डीएनए कोट है, तो दैट इज पॉलीहीड्रन है। They did not get placed in classification. These are non-true living. So these are non-true living. इनको अगर बहुत आग में भी डाल दो तो भी इनका जेनेटिक मटेरियल किल नहीं होता, तो हाई टेम्परेचर पर भी किल नहीं होते इस तरीके से, इसलिए इनको ए सेलुलर माना गया। इनको डिब्बी में रख के रख दो सालों साल, 10,000 साल, तब भी ये वैसे ही रहेंगे। तो ये जो वायरस हैं ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, इनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। ये होस्टाइल इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। अदरवाइज ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते जब तक कि इनको कोई होस्ट ना मिले। दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस until they fuse their genetic material, fuse their genetic material in host, in host cell। होस्ट का मतलब मेजबान, जो किसी की आओ भगत करे। होस्ट सेल में जब तक ये नहीं डाल देंगे तो हम लोगों के सेल में ये वायरस आएगा। वायरस एक इस तरीके से वायरस है, चाहे कोरोना वायरस हो या कुछ भी, ये आएगा और अपना जेनेटिक मटेरियल डाल देगा हमारे सेल में और हमारे डीएनए को डोमिनेट कर जाएगा और अपनी कॉपी बनवाने लगेगा सारे सब तरफ। तो इस सेल से जो अब 2 सेल बनेंगे,
यहाँ पहले से डीएनए था, लेकिन वो डीएनए को डिफाई कर देगा, हरा देगा, और इससे अपनी कॉपी बनवाने लगेगा जो इसके सेल ऑर्गेनल है। क्योंकि मैनेजर बदल गया तो उस फैक्ट्री में उत्पादन बदल जाएगा, मैनेजर अब जो कहेगा वही सब लोग करेंगे। तो डीएनए फ्यूजेस इट्स जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, दे फ्यूज देयर जेनेटिक मटेरियल, किस में फ्यूज कर देते हैं, इन होस्ट सेल, एंड प्रोड्यूस, और देयर ओन कॉपीज, अपने जेनेटिक मटेरियल, अपने डीएनए का रेप्लिकेशन करवाएगा, देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, थ्रू सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, खुद का रेप्लिकेशन कराएगा, रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन, इस तरह से उसकी कॉपी बढ़ती जाएगी। तो वायरल सेल हो जाती है, ये कहते हैं कि इनको अब वायरल फीवर है, इनके सेल में वायरस आ गया। अब जरा देखें, इस तरीके से ये कहा जा सकता है, इन दिस वे इट किल्स द होस्ट, इन दिस वे, जब उसकी कॉपी चलेगी तो फिर वो होस्ट जिंदा थोड़ी ना रह पाएगा, उसके फार्मूले से वो कैसे जिंदा रहेगा, इन दिस वे इट किल्स द होस्ट, ऐसा करता है। नाउ अब जरा देखें कि कई बार क्या होता है, द नेम वायरस वाज द वेमन और पॉइजनस फ्लूइड, ये रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स दैट इज कॉल्ड मोजाइक डिसीज ऑफ टोबैको। टोबैको में एक चकत्तेदार डिसीज हो गई थी, तो दैट इज ब्लैक एंड वाइट, उसमें अलग अलग स्पॉट्स आ गए, उसको कहते हैं मोजाइक डिसीज, उसकी पत्तियों का कलर बदरंग हो जाता है। दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया, ये किसी भी फिल्टर से पास हो सकते हैं, ये बैक्टीरिया से भी स्मॉलर है, क्योंकि सिर्फ न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया, इट इज कॉल्ड ए फ्लूइड एज कंटेजियम वीवम फ्लूइडम, दैट इज इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। तो इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड इनको कहा गया। जैसे कि कहाँ पर पाया गया, कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोसाइक डिसीज ऑफ टोबैको में सबसे पहले इनको पाया गया, और ये भी देखा गया कि दीज आर कंटेजियस, एक से दूसरे में फैलता है। अगर कोई वायरल फीवर है, कोरोना एक वायरस है, तो एक कंटेजियस है, क्योंकि ये हवा में भी चल सकते हैं, टच से भी एक से दूसरे में जा सकते हैं, ये जहाँ से दूसरे में चले गए, तो कंटेजियस का मतलब है संक्रामक बीमारी। इट कैन स्प्रेड बाय मीन्स ऑफ वेक्टर्स, बाय मीन्स ऑफ स्नीजिंग, कफिंग, या कुछ भी करो, जो वायरल डिसीजेज हैं वो एक दूसरे के संपर्क में आने से बढ़ती हैं, उसे कंटेजियस कहते हैं। कॉन्टेक्ट से बढ़े तो कंटेजियस बोलना। स्टैनली ने दिखाया कि इट कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, और इनमें मेनली प्रोटीन होते हैं, एंड दे आर इनर्ट आउटसाइड द होस्ट सेल। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, अगर ये किसी की बॉडी में है तो उसको वो क्या कहते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे वो कोई कहे कि भाई आप हमें इतना पैसा दे दो, हम आपके ऑब्लिगेट रहेंगे, कृतज्ञ रहेंगे, वो लौटाएगा नहीं, हमेशा आभारी बना रहेगा। सो दीज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ओके, इन एडिशन टू प्रोटीन, वायरस आल्सो कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। इसके अलावा क्या होता है, दे कंटेन प्रोटीन आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन भी बनाते हैं, और आइदर आरएनए और डीएनए, दे कंटेन जेनेटिक मटेरियल एज आरएनए और डीएनए। देखो, जब कोई भी आरएनए कुछ नहीं है, आरएनए इस तरीके से है कि एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, इस तरीके से अगर हम देखें, ठीक है, और इस तरीके से यूरासिल, मतलब इसमें आप देखेंगे कि एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन होता है, तो इसमें गुआनिन की जगह क्या चीज़ हो जाएगा, यूरासिल हो जाएगा, बस यही चीज़ अंतर है। तो एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरासिल, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन ये सिंगल चेन है, डबल लेयर्ड हेलिक्स नहीं है। तो
TCA ये, और कभी कभी जैसे एडिनिन के अपोजिट में थाइमीन आ गया तो बॉन्ड भी बना लेगा, ऐसे थाइमीन के अपोजिट में एडिनिन आ गया तो इस तरीके से ये है, दिस इज RNA स्ट्रक्चर। तो ये जबकि DNA में हमें मालूम है, तो DNA में तो बिल्कुल अपोजिट होता है कि एडिनिन के साथ कौन रहता है, थाइमीन। ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि नहीं, बोलो। तो इस तरीके से जैसे गुआनिन है तो साइटोसिन है, इस तरीके से रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ ऐसा नहीं है, ये तो DNA है, ये है RNA। RNA सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। अच्छा, RNA का काम क्या है, क्या हम लोगों की बॉडी में RNA होता है, बताइए। तो होता है, क्योंकि ये जो RNA होता है ये क्या करता है सेल में ये DNA के पास जाता है और यही बताता है, DNA के पास जाकर के बाहर से एक पैथोजन आ गया है, तो बाहर से अगर कोई भी पैथोजन आता है तो ये बता देगा वो दिखने में कैसा है। तो जो मैसेज देता है उसको कहते हैं मैसेंजर RNA, mRNA। ये मैसेंजर RNA है कि ऐसा ऐसा आया है और दिखने में ये इस तरीके से खतरनाक है। तो DNA कहेगा कि ऐसा पहले भी 20 साल पहले आया था और हमने ये प्रोटीन बना के उसको मार दिया था, और वो आदेश देता है ट्रांसफर RNA को, ठीक है, दैट इज ट्रांसफर RNA को आदेश देगा कि तुम जाओ और मेरे 10वें क्रोमोसोम से 10th क्रोमोसोम से जाके, क्रोमोसोम में भी जीन होते हैं, कहेगा 1000वें जीन से वो कोडिंग ले लो, मैं उसको खोल देता हूँ। वो बोलेगा DNA कि मैं क्या कर रहा हूँ कि अपना कोड ही खोल देता हूँ और तुम इसके चारों तरफ लिपट जाओ, और लिपट जाओ जैसे मेरे पास ये ATGC है तो इसके काउंटर वाली तुम चेन बना लो। तो A के अपोजिट वो कौन सा, इसके चारों तरफ लिपट जाएगा और वो कौन सी चेन बना लेगा, A के अपोजिट क्या होता है, थाइमीन होता है कि नहीं। अच्छा, T के अपोजिट A, गुआनिन के अपोजिट, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर बना लेगा साइटोसिन, और फिर क्या बना लेगा, साइटोसिन के अपोजिट गुआनिन। तो इस पे लपट गया और अमीनो एसिड यहाँ तैर रहे थे और बहुत सारे बेस तैर रहे थे, तो यही बेसेस हैं, उन्हीं बेसेस से एक RNA का स्ट्रक्चर बन गया। इस RNA को क्या कहेंगे बताइए, क्या ट्रांसफर RNA कहेंगे। ट्रांसफर RNA का मतलब क्या है कि इसने अपना ट्रांसक्रिप्शन कर दिया, जो DNA था वो खुल गया, उसने बोला मेरे इस जीन से ये ले लो। तो वहाँ पर जब ये गया tRNA तो उसने लिया और एक लड़ी सी बना ली, सिंगल लेयर्ड, उसको क्या कहेंगे, ट्रांसफर RNA। और ट्रांसफर RNA अब कहाँ चला जाएगा, बाहर आके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER में, और RER में जा करके वो हैंड ओवर कर देगा अपनी लड़ी को। यहाँ राइबोसोमल RNA है, वो तीसरा कौन सा है बताइए, rRNA। तो राइबोसोमल RNA क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा। जैसा इसने कोड दिया तो इसी कोड से आगे प्रोटीन बनती चली जाएगी, वो कोड इसको दे देगा और यहाँ राइबोसोम बैठा हुआ है, ये राइबोसोम है, इस तरीके से दिखता है। तो राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में भी सारा काम, DNA के साथ सेक्रेटरी भी रहती है उसकी, तो वो क्या करती है, इससे प्रोटीन कोड लेती है, फिर प्रोटीन सिंथेसिस करती है, उस प्रोटीन में एंजाइम होते हैं और उस स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम से ये पैथोजन मार दिया जाता है। गाल्जी ऑपरेटर्स उसको पैक करके भेजेगा पैथोजन पे, तो पैथोजन मर जाएगा कि नहीं, बोलो। समझ में आ गई बात। तो हमारी बॉडी में RNA भी होता है और DNA भी होता है। तो 3 नाम हमने बताए RNA के, कौन कौन से बताए, एक मैसेंजर RNA और दूसरा ट्रांसफर RNA और तीसरा RNA। तो ये सारे काम हमारी बॉडी में होते हैं। हम आपको RNA का स्ट्रक्चर दिखा देते हैं कि RNA कैसा दिखता होगा। DNA and RNA, DNA and RNA. Now, According to Lumen Learning, both DNA and RNA are made from nucleotides, each containing a let us see how they look like
डीएनए कैसे दिखता है और आरएनए कैसे दिखता है। सो पहले तो ये देख लीजिए कि इस तरीके से दिखता है। जो आरएनए है उसमें यूरासिल है और ब्लू है, गुआनिन है, साइटोसिन नहीं है, सी नहीं है। तो इसमें सी नहीं है और मतलब बाकी गुआनिन तो है। तो आप जहाँ जहाँ सी है उसको जी कर लो, सी नहीं होता इसमें, बाकी ठीक है। तो और बाकी इसमें एडिनिन, थाइमिन और साइटोसिन, गुआनिन, डीएनए में सब है। ये डबल हेलिकल है, सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है। तो डीएनए को जरा हम आरएनए को देखें कि आरएनए कैसा दिखता होगा। तो जैसे हमने बताया कि जो आरएनए होगा वो अपने में ही खुद मुड़ जाएगा और मुड़ने के बाद वो कभी कभी बॉन्ड भी बना लेता है, क्योंकि अगर काउंटर पार्ट मिल जाएगा तो उनके बीच में वो बॉन्डिंग कर लेता है। सो इन दिस वे डीएनए एंड आरएनए होता है। जैसे ये देखो, तो यहाँ आपको दूसरे फिगर में दिख रहा है कि किस तरीके से वो खुद ही मुड़ गया। अब आपस में कभी बॉन्ड बना लिया तो ऐसे मुड़ जाएगा। सिंगल है तो हमने आपको यहाँ पे अच्छे से बता दिया है। ये बात आपको समझ में आ गई ना? क्या देखो कैसे बताया गया है कि ये इससे मिल गया तो चिपक भी सकता है कभी कभी अगर काउंटर में मिल जाए, और वरना सिंगल लेयर तो है ही। ठीक है, तो अब हमारे पास वायरॉइड बच रहा है और लाइकेंस बच रहे हैं, जिनको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और इसके अलावा प्लांट किंगडम भी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।